हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। तीसरे फेज के लिए चुनावी प्रचार का शोर बंद हो गया है, लेकिन बंगाल में ऑडियो टेप की चर्चा जबरदस्त है। उस पर चुनाव आयोग के 5 पन्ने के जवाब ने ममता बनर्जी की मुश्किलें और बढ़ा दी। पिछले 24 घंटे में बंगाल में बहुत कुछ हुआ है, बहुत से समीकरण बने हैं, बहुत से बदल गए हैं। बंगाल में इस बार वाकई खेला हो गया है। सिंडिकेट, ऑडियो टेप, कटमन, 35 करोड़, अभिषेक बनर्जी, कोल स्कैम। बंगाल की गली गली, सड़कों से लेकर ममता बनर्जी तक ऑडियो बम की गूंज सुनाई दे रही है। टेप में दावा किया गया है कि ममता सरकार में कैसे सिंडिकेट चलता है, कैसे कटमनी अभिषेक बनर्जी तक पहुंचाई जाती है, कैसे बंगाल को लूटा जाता है, सिंडिकेट और बंगाल सरकार का पूरा रैकेट कैसे काम करता है। इसको अच्छा बोल सकते हैं कि भाई ये एक फिक्स इनकम आ रहा है हर महीने। कितना मोटा मोटी कितना वहां तक पहुंच जाता था, उस तक कितना पहुंच जाता था अभिषेक तक? 45 लास्ट 2 साल 2.5 साल 35 बिल्कुल लग रहा है उस तक पहुंच जाता था हर मंथ। बाकी जो जाता वो महीने में वो खर्च यानी कि वहां तक डिलीवरी कम से कम 35 तक हो जाता। अशोक मिश्रा आपको उसके पास एग्जैक्ट फिगर वही देता था सारा पैसा लास्ट 2.5-3 साल से 3 साल से 3 साल से अशोक मिश्रा है। हाँ, 3-4 साल हो गए। हाँ, तो वो वही पोस्टेड है 3 साल से वही नहीं, पहले विष्णुपुर में था। अच्छा, डायमंड हार्बर अभिषेक का कंस्टिट्यूएंसी। हाँ, अभी 2 साल से इधर है, 1.5 साल में 2 साल से इधर बोल के गया। हाँ, हमको डीलिंग में दिक्कत हो रहा है, इतना दूर से लोग को बुलाने में, फोन पर नहीं बात करना। हाँ, तो वही नजदीक में पोस्टिंग कर दीजिए, सबको वहाँ बुला के डील कर ले। अच्छा, किसको? विनय को बोला? हाँ, विनय को बोला तो विनय अभिषेक तो किसी से बात नहीं करता था। हाँ। ऑडियो टेप बाहर आया तो दीदी की घबराहट भी सामने आने लगी। नरेंद्र मोदी হচ্ছে খালি মিথ্যে কথা বলে আর অমিত শাহ হচ্ছে খালি কুৎসা করে। এই দুই ভাই গুজরাটি দুই সাকরেদ সিন্ডিকেট নাম্বার 1 and 2 শুধু মিথ্যে কথা বলে। আর আমরা যেহেতু লড়াই করি সবাই ভয়ে চুপ থাকে, তাই এজেন্সি লেলিয়ে দেয়। অভিষেকের বাড়িতে পুলিশ পাঠিয়ে দাও, অরূপের বাড়িতে পাঠিয়ে দাও। ইলেকশনের টাইমিংটাও দেখতে হবে তো ভাই, কিসের জন্য এত ভয়? তুমি যদি জিতবে তাহলে তুমি সেন্ট্রাল পুলিশ নিয়ে লুকোচুরি খেলছো কেন? তুমি যদি জিতবে রোজ পুলিশ অফিসার চেঞ্জ করছো কেন? चुनाव का जबरदस्त माहौल है और सवाल सीधे ममता और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी पर है। इसलिए बीजेपी फुल एक्शन में आ गई है। किसी वक्त दीदी के खासम खास रहे शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया, इस कैम में सीधी तौर पर ममता शामिल है और उनके भतीजे तक 900 करोड़ रुपए पहुंचाए गए हैं। जो करप्शन का उजागर हुआ ना, ये कोल रिलेटेड है। इसमें सीधा सीधा चीफ मिनिस्टर का और गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट ये प्रूफ हो गया। ये पिछले 10 साल से 10 साल में सबसे बढ़िया करप्शन है, स्कैम है। कम से कम 900 करोड़ रुपया सीधा सीधा भातीजा का पास चला गया। ये पिछले 12-13 साल से ये शुरू किया और 14 साल 2014 जब भातीजा ने एमपी बना दिया उसकी आंटी, उसका बाद एक पूरा एक ऑर्गेनाइज करप्शन के रूप में पश्चिम बंगाल में चल रही है। ऑडियो टेप में इस बात का भी जिक्र है कि कैसे ममता के भतीजा प्रेम की वजह से टीएमसी के सीनियर नेता पार्टी छोड़ कर चले गए। मैडम का ना धृतराष्ट्र होता है ना, धृतराष्ट्र, मैडम धृतराष्ट्र। तो उन तक भी तो इन्फॉर्मेशन जाता होगा ना। धृतराष्ट्र बन गया देना, बच्चा काम नहीं करने देते हो तो इसलिए तो सब अच्छे सीनियर छोड़ के गए नहीं। हाँ, ड्यू टू अभिषेक, चाहे मुकुल राय बोलिए, सब्यसाची दत्ता बोलिए, सुमन चटर्जी बोलिए, अधिकारी और भी
जाने के लिए तैयार है, कोई खुश नहीं है इससे। पॉलिटिक्स में इतना ग्राउंड से लोग तैयार किया है टीएमसी पर, उसके बाद एक सीनियर लीडर की रिस्पेक्ट नहीं है, तो कौन रहेगा सर? मैडम को ना धृतराष्ट्र होता है, धृतराष्ट्र, बस मैडम धृतराष्ट्र। ऐसे ही एक नेता दिनेश त्रिवेदी हैं जो किसी जमाने में टीएमसी के बड़े दिग्गज नेता माने जाते थे, दीदी के करीबी थे, लेकिन आज दिनेश त्रिवेदी खुद कह रहे हैं ममता तो धृतराष्ट्र हो गई हैं, बंगाल लुट रहा है, दीदी आंखें बंद किए हुए हैं। मैं समझता हूं हर एक बच्चा जानता है कि कौन से लेवल में करप्शन पहुंच गया है, और ये कोयले की खान नहीं, ये करप्शन की खान है। और ये जो दिख रहा है ना, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग, बच्चा बच्चा ये जानता है, तो मुख्यमंत्री धृतराष्ट्र बन के नहीं बैठ सकती है। और मैं ये नहीं मानने के लिए तैयार हूं कि मुख्यमंत्री को कुछ पता नहीं था। ऑडियो टेप बंगाल में बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया है। ऑडियो बम के बाद ममता पर लेटर बम भी फटा। 1 अप्रैल को नंदीग्राम में वोटिंग के वक्त ममता ने आरोप लगाया था उनके पोलिंग एजेंट को बूथ में घुसने नहीं दिया गया। पोलिंग स्टेशन नंबर 7 पर सरेआम गुंडागर्दी चल रही है। ममता खुद 2 घंटे तक पोलिंग बूथ में बैठी रही। उन्होंने अपने हाथों से चिट्ठी लिखकर चुनाव आयोग से शिकायत की थी। ममता ने लिखा था, मैं सेंटर फोर्स और सेक्टर ऑफिसर का रवैया देखकर हैरान हूँ। किसी भी मान्य वोटर को बूथ के अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। बीजेपी के बाहर से आए गुंडों ने पुलिस के सामने हथियारों के साथ बूथ पर कब्जा कर लिया है। कई बार शिकायत दर्ज की गई, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। मैं बतौर यहाँ की उम्मीदवार बूथ के कमरे के बाहर व्हील चेयर पर बैठी हूँ, ताकि निष्पक्ष और सही चुनाव हो सके। गांव का कोई भी वोटर बूथ में नहीं आ पा रहा है, न ही पोलिंग एजेंट, बल्कि बाहर से आए गुंडे हथियारों के साथ पोलिंग बूथ के बाहर चिल्ला रहे हैं। यह हैंड राइटिंग खुद ममता बनर्जी की है, नीचे साइन भी उन्होंने खुद किए हैं। ममता बनर्जी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने पॉइंट दर पॉइंट 5 पेज का जवाब दिया, जिसमें ममता के आने से पहले से लेकर उनके आने के बाद क्या क्या हुआ सब कुछ डिटेल के साथ मेंशन है। 1 अप्रैल को पोलिंग स्टेशन नंबर 7 पर जो कुछ हुआ उसके लिए इलेक्शन कमीशन की पूरी टाइमलाइन देखिए। 1 अप्रैल को सुबह 5:30 बजे नंदीग्राम को पोलिंग स्टेशन नंबर पर चुनाव आयोग की टीम ने मॉक पोल किया। इसके बाद सुबह 7 बजे 3 पोलिंग एजेंट्स की मौजूदगी में वोटिंग शुरू हुई। सुबह 7:40 पर सेक्टर ऑफिसर को टीएमसी के पोलिंग एजेंट के रोके जाने की शिकायत हुई। सुबह 8:04 पर जब सेक्टर ऑफिसर पहुंचे तो पोलिंग स्टेशन पर सब नॉर्मल था। सेक्टर ऑफिसर ने पोलिंग एजेंट को फोन करके बूथ पर बुलाया, सुरक्षा का आश्वासन दिया, लेकिन सेक्टर ऑफिसर के फोन के बाद भी पोलिंग एजेंट नहीं आया और उसने आने से साफ इनकार कर दिया। सुबह 9:03 पर हालात की जानकारी के लिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर को कॉल किया गया, जिन्होंने बताया पोलिंग स्टेशन पर सब कुछ ठीक है। इसके बाद सुबह 9:33 पर आईपीएस नागेंद्र त्रिपाठी को बूथ पर जाने को कहा गया। सुबह 10:19 पर ब्लॉक कंट्रोल रूम से कॉल आया, पोलिंग स्टेशन पर सब ठीक है। सुबह 11:06 पर सेक्टर ऑफिसर ने भी एसपी ईस्ट मिदनापुर को बताया सब नॉर्मल है। इसके बाद दोपहर 1:45 पर ममता बनर्जी पोलिंग स्टेशन नंबर 7 पर पहुंची। इसी दौरान बीजेपी टीएमसी के कार्यकर्ताओं में तनाव बढ़ा। फिर दोपहर 2:55 पर ऑब्जर्वर पोलिंग स्टेशन पहुंचे, तब सीएम वहां मौजूद थी। ममता ने भी पोलिंग एजेंट को रोकने का आरोप लगाया, लेकिन उन्हें बताया गया पोलिंग एजेंट बूथ पर आया ही नहीं। दोपहर 3:35 पर आईपीएस नागेंद्र त्रिपाठी सीएम को सुरक्षा के बीच साथ ले गए और फिर ममता के सपोर्टर भी वहां से चले गए। बूथ पर ममता बनर्जी और आईपीएस नागेंद्र त्रिपाठी दोनों की तस्वीरें भी नजर आई, जिसमें ममता उन पर गुस्सा कर रही थी। आईपीएस नागेंद्र त्रिपाठी को अपनी सफाई में वर्दी तक का वास्ता देना पड़ गया। তোমাকে অনেকবার বলা হয়েছে, বাট এখানে পার্সোনালি ঘুরে দেখে গেছি না, কিছু লাভ নেই। ওসব তোমরা শিখে যে আমরা একটু যাচ্ছি সরে যা, অবজারভার যাচ্ছি সরে যা, তারপর আবার কর। তোমরা ফন্ডাতি নন্দীগ্রামটা ইন্টারন্যাশনাল ইস্যু করলে ম্যাডাম এই পরে আমি দাঁড় নেই, আমি আপনাকে বিশ্বাস দেব, এই পরে আমি দাঁড় আমি দেবো না ম্যাডাম। আমি এখানে পার্সোনালি ভিজিট করে গেছিলাম, এখানে এমন কোনো প্রবলেম ছিল না, পরে হতে পারে এরা অ্যাসেম্বল হয়েছে ম্যাডাম।
आपको बता दें, नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र के इस पोलिंग बूथ में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था जो हर एक एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर रहा था। इसके अलावा बीजेपी के पोलिंग एजेंट अशोक कांति, सीपीएम के पोलिंग एजेंट प्रत्यूष पाल और निर्दलीय उम्मीदवार प्रशांत बैनिक पूरे टाइम बूथ में मौजूद रहे। बार बार बुलाने के बावजूद कोई नहीं आया तो वो टीएमसी का पोलिंग एजेंट ही था, यानी ममता ने जो चुनाव आयोग पर आरोप लगाया था वो सरासर गलत है। पोलिंग बूथ नंबर 7 में 2 घंटे के हठ योग से ममता ये मैसेज देना चाहती थी कि उनकी मौजूदगी से निष्पक्ष वोटिंग होगी, लेकिन सच्चाई इसके एकदम विपरीत है, क्योंकि दीदी की एंट्री ने वोटिंग पर ब्रेक लगा दिया। इलेक्शन कमीशन ने जो लेटर भेजा है उसके पेज नंबर 3 पर लिखा हुआ है, उसको हर किसी को देखने की खास जरूरत है। पोलिंग बूथ नंबर 7 में सुबह 9 बजे तक 13% वोटिंग हुई, सुबह 11 बजे तक 23% वोटिंग हुई, दोपहर 1 बजे तक 24% मतदान हुआ। 1:45 पर ममता बनर्जी आती हैं, उसके बाद मतदान गिरकर 3 बजे 9% हो जाता है, शाम 5 बजे 8% और शाम 6:30 बजे सिर्फ 2% वोटिंग हो पाती है। चुनाव आयोग ने पॉइंट टू पॉइंट टाइमलाइन और स्टैट्स के साथ ममता को जवाब दिया तो टीएमसी को शायद बुरा लग गया। To the question of the election commission writing to the All India Trinamool Congress today, yes, the election commission wrote to the All India Trinamool Congress today. This is the 3rd letter we have received from the election commission. We have written before phase 1, after phase 1 and between phase 1 and phase 2, 1460 letters to the election commission on various issues. We have received 3 responses, so we don't think it necessary to make any response here to the media. Let us receive 100, 200 responses at least from the election commission, then we will respond. बंगाल में तीसरे फेज के लिए चुनाव प्रचार का शोर बंद हो चुका है। अब 6 अप्रैल को बंगाल की 31 सीटों पर वोटिंग होगी। तीसरे चरण के लिए ममता ने हुगली और हावड़ा में ताबड़तोड़ 5 रैलियां की, प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगाए, दलित कार्ड खेला और कुर्सी से हटने का अपना वक्त भी बताया। प्रतिदिन আমার দলিত ভাই বোনের হত্যা, প্রতিদিন মহিলাদের উপর হত্যা অত্যাচার চলছেই, এই রকম একটা সরকার চলছে। আর ভারতবর্ষে আমি এরকম সরকার কখনো দেখিনি। আমিও 7 বার পার্লামেন্টের মেম্বার হয়েছি, আমি অনেক প্রধানমন্ত্রী দেখেছি, আমি অনেক সরকার দেখেছি, কিন্তু এইরকম বাজে প্রধানমন্ত্রী, এরকম বাজে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আর এরকম বাজে রাজনৈতিক দল আমি কখনো দেখিনি, যারা গভর্নমেন্টে থেকে মানুষকে খুন করে আর রোজ মিথ্যে কথা বলে। বাংলায় নাকি কোনো উন্নয়ন হয়নি, তাই বাংলায় নাকি পরিবর্তন দরকার। আমি বলি পরিবর্তন স্লোগানটাই আমার। আমি যতদিন নিজে না যাচ্ছি আমাকে সরানো অত সহজ নয়, এটা জেনে রেখে দাও বিজেপি দল। बंगाल की एक बड़ी मशहूर कहावत है, केउर पोष मास केउर सर्वनाश, यानी किसी का नुकसान किसी और का फायदा है। इस वक्त बंगाल चुनाव में बिल्कुल यही नजर आ भी रहा है। उल्टी गिनती शुरू हो गई है। कुख्यात माफिया मुख्तार अंसारी को यूपी पुलिस 8 तारीख को पंजाब की रोपड़ जेल से यूपी की बांदा जेल में लेकर आ रही है। मगर पंजाब की अमरिंदर सिंह सरकार मुख्तार पर इतनी मेहरबान क्यों रही? उसे पेशी पर अपनी खुद की एम्बुलेंस से आने जाने की इजाजत कैसे मिली? अगर मुख्तार की क्राइम कथा सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। पंजाब से यूपी तक फैली इस कहानी की पड़ताल की हमारे 2 सहयोगियों पुनीत परिंजा और रुचि कुमार ने। माफिया मुख्तार अंसारी को पंजाब सरकार सेहत के बहाने संरक्षण दे रही है। ये आरोप तब और गहरा गए हैं जब मुख्तार पर निजी एम्बुलेंस के इस्तेमाल का मामला उठा। जेल में रहते हुए मुख्तार को निजी एम्बुलेंस की इजाजत कैसे मिली, अब ये बड़ा सवाल है। मरीज को एम्बुलेंस मुहैया कराना बड़ी बात नहीं है, मगर मुख्तार अंसारी जैसे कुख्यात आरोपी का निजी एम्बुलेंस का इस्तेमाल चौंकाने वाला है। पंजाब के जिस रोपड़ जेल में मुख्तार अंसारी बंद हैं, उस जेल के बाहर क्या हालात हैं, जायजा लिया हमारे सहयोगी पुनीत परिंजा ने।
माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की सेवा में लगी एम्बुलेंस को लेकर यूपी पुलिस जो है आज रोपड़ जेल में पहुंच सकती है। इस वक्त हम रोपड़ जेल के बाहर खड़े हैं। ठीक मेरे पीछे इसी जेल के अंदर जो है मुख्तार अंसारी जो है वो मोहाली में एक्सटॉर्शन के मामले में यहाँ पर सजा उसको जेल के अंदर बंद है और जो एम्बुलेंस उसको मोहाली में लेकर आई थी रोपड़ जेल में पेशी के दौरान अंसारी को ले जाने वाली निजी एम्बुलेंस का प्रयोग किया गया था और जाँच के दौरान जो उसकी रजिस्ट्रेशन था उसमें काफ़ी खामी पाई गई थी। उसके बाद यूपी पुलिस जब है हरकत में आई है और बाकायदा यहाँ पर पहुँच सकती है कि यूपी में इस मामले के ऊपर केस भी दर्ज हो चुका है फर्जी एम्बुलेंस क्योंकि उसके कागजात फर्जी पाए गए थे और उसी की विवेचना के लिए बाराबंकी से मऊ और रोपड़ के लिए 2 टीमें भेजी गई हैं। पुलिस की टीम जो है वो यूपी के मऊ में तो जो वहाँ की डॉक्टर है अलका राय उनसे तो पूछताछ करेगी। उसके अलावा यहाँ पर भी वो पहुँच रही है यूपी पुलिस और जो एम्बुलेंस थी उसकी बाकायदा जाँच पड़ताल जो है वो की जाएगी। उसके अलावा जो सूत्र बता रहे हैं कि जो कौन कौन पिछले एक हफ्ते में कौन कौन लोग जो है वो इनसे मिले हैं उनके बारे में भी यहाँ पर जो है जानकारी ली जाएगी कि किन किन लोगों से मुलाकात की है, कौन कौन लोग यहाँ पर उनसे मिलने के लिए पहुँचे थे। इन तमाम मुद्दों के ऊपर जो है यूपी पुलिस यहाँ पर जाँच के लिए पहुँच रही है। और ख़ास बात यह है कि जो एम्बुलेंस जो थी इसकी सेवा में लगी हुई उसकी जाँच जो है वो आज यूपी पुलिस उसकी जाँच करने के लिए यहाँ पहुँच रही है क्योंकि उसके जो तमाम दस्तावेज थे वो फर्जी निकले हैं। पंजाब में मुख्तार अंसारी के खिलाफ उगाही का केवल एक मामला दर्ज है, बाकी ज्यादातर मामले यूपी के हैं। लेकिन पंजाब सरकार अब तक 30 बार से ज्यादा मुख्तार को यूपी भेजने से इनकार कर चुकी है। पंजाब सरकार हर बार उसे भेजने से किसी न किसी बहाने इनकार करती है। अब जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक टीम रोपड़ के लिए रवाना कर दी गई है, पंजाब पुलिस के अफसरों ने जेल के चक्कर काटने शुरू कर दिए हैं। हाल ये है कि डीएसपी रैंक का अफसर जेल के सिक्योरिटी चेक कर रहा है। कोई जानकारी नहीं है हमारे पास, हम तो रूटीन में जेल की सिक्योरिटी चेक करने के लिए आए हैं। सर यूपी की पुलिस की कोई टीम आ रही है, ऐसी कोई सूचना आपके पास है? नहीं हमारे पास कोई जानकारी नहीं। क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए? नहीं कोई इंस्ट्रक्शन नहीं, हम तो रूटीन में यहाँ चेक करते हैं जेल की जो सिक्योरिटी हमारी लगी है। सरकार जेल की सुरक्षा बढ़ाने के आदेश है सर? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। 6 लोग आए हैं यूपी से, कुछ ऐसा इस तरह? नहीं हमारे पास। मुख्तार पर पंजाब की अमरिंदर सरकार कितनी मेहरबान है इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि जेल के सामने एक अपार्टमेंट में मुख्तार अंसारी का परिवार रहता है। अपार्टमेंट के परिसर में परिवार की एक गाड़ी अब भी खड़ी है। बताते हैं कि वो कथित एम्बुलेंस भी यहीं खड़ी की जाती थी। इस वक्त हम मौजूद हैं रोपड़ के सन इनक्लेव अपार्टमेंट्स हैं। यहाँ पर गांव के अंदर ये अपार्टमेंट बने हुए हैं, श्यामपुरा गांव है। यहाँ पर ये अपार्टमेंट बने हुए हैं और आप देख सकते हैं कि इसी के 6ठे फ्लोर पर जो है वो मुख्तार अंसारी की फैमिली जो है वो रहती है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि कल एम्बुलेंस यहीं पर खड़ी थी और यहाँ पर वो खड़ी रही है। सामने आप देख सकते हैं कि एक जिप्सी खड़ी है, ये भी उन्हीं के परिवार से संबंधित है और शहजाद जो उनका मुख्तार अंसारी का साला उसके नाम पर ये जो जिप्सी है वो रजिस्टर्ड है। जिस एम्बुलेंस से मुख्तार अंसारी को पेशी के लिए जेल से बाहर ले जाया जाता था वो एम्बुलेंस यूपी के मऊ जिले की डॉक्टर अलका राय के नाम पर रजिस्टर्ड है। ये रजिस्ट्रेशन भी मऊ में नहीं बल्कि बाराबंकी में हुआ है। इसमें भी फर्जी वोटर आईडी कार्ड का इस्तेमाल किया गया। यूपी की योगी सरकार ने इस खुलासे के बाद केस दर्ज कर लिया है। पुलिस अधिकारियों की एक टीम बाकी डिटेल के लिए मऊ भेज दी गई है। मगर माफिया मुख्तार, उनके हथियार और एम्बुलेंस कनेक्शन की कहानी यूपी के पूर्व एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ब्रजलाल ने हमारी यूपी ब्यूरो चीफ रुचि कुमार से बयान की। जैसे आपने कहा चलता फिरता किला मुख्तार का, तो उस किले में क्या क्या है? उस एम्बुलेंस नंबर 1 बुलेट प्रूफ है। जहाँ तक मेरी सूचना वो चंडीगढ़ में बुलेट प्रूफ बनाई गई थी। आपने कभी नहीं देखा होगा कि एम्बुलेंस बुलेट प्रूफ हो। एम्बुलेंस कब किसको दी जाती है ये तय करती है कोर्ट का आदेश है। सरकार समझती भाई बीमार हैं, वीआईपीज के लिए लगता है जब चलते हैं एम्बुलेंस चलती है। लेकिन बिना आदेश को मुख्तार अंसारी की अपनी पर्सनल एम्बुलेंस चल रही हो, इससे बड़ी अराजकता क्या हो सकती है? तो ये चीज़ मैंने वही कहा कि पंजाब में यही हुआ। तो ये जो चलता फिरता किला इसलिए कह रहा हूँ, पैरामेडिक स्टाफ तो है नहीं, बुलेट प्रूफ उसको बनाया गया। बुलेट प्रूफ टोटल जो सुविधाएं इनको हो सकती थी, इनको हथियारों से बहुत प्यार है। इनका प्री हथियार है .38 बोर बेरेटा, .45 कोल्ट और छोटे हथियार में .357 स्मिथ एंड वेसन
रिवॉल्वर, बाकी AK-47 से तो है ही है। तो इनके गाड़ियों में कोई चेक तो करता नहीं था, तो लोग बैठते थे तो नाजायज हथियार भी होते थे। दूसरा, इनके साथ जो काफिले चलते थे, इन्होंने अपने कार्यकाल में इन्होंने अपने लोगों को लाइसेंस दिलवाए जो अभी सैकड़ों में कैंसिल हो रहे हैं, और उनको अपने पैसे से अच्छे अच्छे हथियार खरीदवाए, उनको काम दिए। तो जो 50 का काफिला चलता था वो कोई मुफ्त में नहीं चलता, कमाई इतनी थी, इतने गुर्गे पर पले थे, वो इनके काफिलों में चलते थे, आतंक फैलता था और सो कॉल्ड इनको अपनी सुरक्षा भी होती थी। और एक सबसे बड़ी चीज़ ये हुई दुखद, खाली मुख्तार के लिए नहीं कर रहा हूँ, जितने भी अपराधी पॉलिटिशियन बने जो एक सिपाही से डरते थे, उनके पीछे 15-20 पर्सनल सिक्योरिटी अपने रसूख से लिया उन्होंने। और इन क्रिमिनलों, भले वो माननी का चोड़ा पहन लिया हो, लेकिन थे तो क्रिमिनल वहाँ आते थे, मिलते थे गैंग। और हमारी जो पुलिस फोर्स थी खाकी, वो कलंकित हुई और वो हमारे माताहत क्रिमिनलाइज हुए जो ओपनली इनके अपराधों में भाग लेने गए। इससे बड़ा दुखद हो कुछ नहीं हो सकता। आपसे बात अभी हम कर रहे हैं कि जेल में किस तरह का मुख्तार का साम्राज्य चलता था, वो चाहे गाजीपुर जेल हो, चाहे आगरा जेल हो, लखनऊ जेल हो, बांदा जेल हो। मैं आपको गाजीपुर जेल बता दूं, बैरक नंबर 10। वहाँ जब रहे तो इन्होंने जेल में, इनको मछली बहुत पसंद है, ताज़ी मछली, तो उन्होंने मछली का तालाब खोद दिया। ये कोई हवाई बात तो है नहीं, सभी जानते हैं। वहाँ पर बैरक नंबर 10 को पार्टीशन करके अपने लिए आलीशान सूट बनवा लिया। इनके परिवार के लिए बेरोक आते जाते थे। वहाँ के एक DM थे, इनके साथ बैडमिंटन खेलने जाते थे। नेताओं का, मंत्रियों का हुजूम जाता था मिलने। बैरक वहाँ गाजीपुर जेल के ठीक सामने इन्होंने एक मकान बनवाया। वहाँ पर तमाम लोग जिनको इनसे काम कराना होता था, ठेकेदारी में ये करना है, ठेका लेना, क्योंकि मुख्तार अगर ने एक धमकी दे दिया तो कोई दूसरा आदमी नहीं करेगा। तो वहाँ पर जो खुला दरबार लगता था, ये गाजीपुर की जेल की बात है। मुख्तार के हथियार प्रेम के शिकार यूपी के एक पुलिस अधिकारी भी हुए। शैलेंद्र सिंह तब बनारस STF के हेड थे। मुख्तार सेना के एक भगोड़े से लाइट मशीन गन का सौदा कर रहा था। इस सौदे के बीच ही शैलेंद्र सिंह ने भगोड़े को दबोचकर सौदे का पर्दाफाश कर दिया। मुख्तार पर पोटा के तहत केस दर्ज हुआ, मगर दबाव इतना बना कि शैलेंद्र सिंह को ही इस्तीफा देना पड़ा। मुख्तार अंसारी को हथियार का बहुत शौक था और विशेष रूप से ऐसे हथियार चाहता था जो उसके विरोधियों के पास न हो। और लाइट मशीन गन की जब उसको जानकारी हुई, और जानकारी क्या, एक तरह से हम तो समझ गए कि उसका जो पूर्व गनर था मुन्नर यादव, उसका सगा भांजा बाबूलाल यादव राष्ट्रीय राइफल्स जम्मू कश्मीर से वो LMG लेके भागा हुआ था कारतूस के साथ। तो मुझे लगा कि ये इन्हीं के इशारे पे उसने किया गया है। और आके इनको अंत में थोड़ा उन सबों को पैसे की लालच थी, तो 1 करोड़ में ये सौदा इन लोगों का तय हो रहा था। जो हम फोन कॉल सुन रहे थे, तो फोन कॉल में मुख्तार बार बार कह रहा था कि ये अकेली LMG है, किसी के पास नहीं है, ये हर हालत में मेरे पास आनी चाहिए। तुम लोग इस लाइन में देरी कर रहे हो, इस लाइन में इतनी देरी नहीं की जाती है, जल्दी करो, किसी कीमत पे आ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि वो दुश्मन को बेच दे लालच में। तो तमाम वो मुख्तार अंसारी को ये था कि अगर ये मेरे पास आ जाती है तो कृष्णानंद की जो बुलेट प्रूफ स्कॉर्पियो थी वो सिंपल राइफल के अगेंस्ट में बुलेट प्रूफ थी, और लाइट मशीन गन की मारक क्षमता ज़्यादा होती, उसको भेज देती। तो इस वजह से भी वो चाहता था कि किसी भी कीमत पर ये लाइट मशीन गन मेरे पास आ जाए। सौदा तय कर लिए थे 1 करोड़ में, और उसका कहना था कि मुख्तार लखनऊ से चलकर जौनपुर तक आ चुके हैं, ये मॉर्निंग में ही सौदा तय होना है, यानी 25 तारीख को। फिर हम लोगों ने इसको खैर इंटरसेप्ट किया और मुन्नर यादव को उठाया। मुन्नर यादव से भी कड़ाई से पूछताछ की। शुरू में तो उसने बहुत दौड़ाया हम लोगों को, रौब में भी लेने की कोशिश की कि आप जानते नहीं हैं, हम पूरे पुलिस के हैं, हम मुख्तार के गनर हैं। तो हमने कहा वो सब मालूम है, तुम बताओ, नहीं तो देखो तुम्हारा भांजा पकड़ गया है, और वो सब बता दिया है। तो वो टूट गया। फिर उसने बताया कि रखा है, और अंत में वो रिकवर हुआ। तो इस तरह से फिर वो लाइट मशीन गन रिकवरी हुई। लेकिन मतलब किसी को तो पता नहीं था कि क्या है, पोटा है कि नहीं है। सब लोगों ने मुझे शाबाशी देना शुरू कर दिया, शासन प्रशासन से लेकर बड़े अधिकारियों तक, सरकार की तरफ से भी आने लगा एप्रिसिएशन। लेकिन शाम के बाद जब फ्लैश हुआ ये न्यूज़ कि लाइट मशीन गन जो रिकवर हुई है, ये पोटा इस समय एग्जिस्ट करता था और पोटा लग गया है इस पर, तो मुख्तार उस समय बड़े खुश थे कि चलो
पोटा तो लगा नहीं है, मतलब सिंपल आर्म्स एक्ट में रिकवरी है, जिसके पास रिकवरी हुई वो दोषी हुआ, बात करने वाला दोषी नहीं होगा। लेकिन जब उनको पता चल गया शाम को कि पोटा लगा है, तो पोटा में बात करने वाला भी दोषी हो जाता है, क्योंकि ये प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट में आता है। अब मुख्तार की हालत खराब, उन्होंने मुलायम सिंह पर दबाव बनाया। उस समय उनकी अल्पमत की सरकार थी। मुलायम सिंह ने कहा किसी भी कीमत पर इनसे पोटा हटना चाहिए और इस पे मुख्तार का नाम हटना चाहिए। अधिकारियों ने मुझ पर दबाव बनाना शुरू किया। मैंने कहा सर ये संभव नहीं है, जिसके खिलाफ एविडेंस है, सब कुछ है और पूरे नेशनल लेवल पे मीडिया में चल रहा है और आप लोग उसको चाहते हैं खत्म हो जाए, तो मैं तो नहीं कर सकता ऐसा। फिर अंत में बहुत मुलायम सिंह नाराज हुए। उसी रात पे बनारस जोन के आईजी, उस समय मनोज सिंह थे, डीआईजी थे मिस्टर यादव कोई, और लखनऊ के एसटीएफ के जो एसएसपी थे राजकुमार विश्वकर्मा जी, सबका ट्रांसफर कर दिया गया। इतनी नाराजगी थी। और बनारस का जो एसटीएफ हम वहाँ ऑफिस एस्टेब्लिश किए थे वो सब क्लोज करके लखनऊ बुला लिया गया। और करीब 10-15 दिन तक ये बवाल चलता रहा। समझाते रहे लोग ऐसे ख़त्म करो, नहीं समझते हो, जान का खतरा है, माफिया से पंगा ले रहे हो, ऐसे नौकरी नहीं की जाती है, बहुत सी चीज़ें अनदेखी करनी होती है, तमाम बातें होती रहीं। लेकिन मैंने बार बार इन लोग से कहा कि सर मेरा ज़मीर ये गवारा नहीं कर रहा और मैं ये सब नहीं कर सकता हूँ। और अंत में फिर मैंने 11 फरवरी 2004 को अपना इस्तीफा 5 बजे एसटीएफ कार्यालय में रहते हुए भी फैक्स कर दिया महामहिम राज्यपाल महोदय को। बहरहाल योगीराज में अब मुख्तार का माफिया गैंग भी पहाड़ के नीचे आया है। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार को यूपी भेजने का आदेश दिया है। उसे बांदा जेल में रखा जाएगा, लेकिन उसके साथ पंजाब सरकार की सहानुभूति अब भी बरकरार है। पंजाब सरकार ने उसे यूपी ट्रांसफर करने के लिए विधिवत सुरक्षा और मेडिकल व्यवस्थाएं कराने को कहा है। शिफ्टिंग के लिए वाहन का बंदोबस्त करते समय अंसारी की मेडिकल रिपोर्ट्स को ध्यान में रखने के लिए भी कहा गया है। और अब इस साल के सबसे बड़े नक्सली हमले की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच एक ऐसी गन बैटल हुई, इसमें 4 घंटे तक दोनों तरफ से गोलियां चलती रहीं। 20 से ज्यादा जवान इस नक्सली हमले में शहीद हो गए हैं, 30 से ज्यादा घायल हैं। गृह मंत्री अमित शाह नक्सलियों पर फाइनल अटैक के लिए एक मीटिंग कर रहे हैं। बीजापुर में क्या हुआ और आगे क्या होने वाला है, देखिए। नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई ऐसे ही एक धमाके के साथ शुरू होती है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 4 घंटे तक ऐसी भयंकर जंग लड़ी, जिसमें एक तरफ सैकड़ों की संख्या में नक्सली थे और दूसरी तरफ सैकड़ों की संख्या में सुरक्षा बल भी। दोनों आमने सामने थे और रॉकेट, हैंड ग्रेनेड, राइफल जैसे खतरनाक हथियारों का वार हुआ और चारों तरफ शव ही शव बिखर गए। ये गांव पूरी तरह जंग का मैदान बन गया। सुरक्षा बलों की शहादत हुई, लेकिन बड़ी खबर यह भी है कि नक्सलियों को भी बड़ा नुकसान पहुंचा। इतनी बड़ी संख्या में नक्सली मारे गए हैं कि नक्सली 3 से 4 ट्रैक्टर्स में अपने साथी नक्सलियों की लाशें भरकर अपने इलाकों में ले गए। नक्सली काफी मारे गए, जैसा मैंने बताया कि गोपनीय सूत्रों से जानकारी मिली है 3 या 4 ट्रैक्टरों में उनकी बॉडीज गई है। नक्सली हमले को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से फोन पर बात की। कांग्रेस और बीजेपी के बीच इस हमले को लेकर राजनीति भी हो रही है, सब कुछ बताएंगे आपको, लेकिन सबसे पहले इस हमले को लेकर पूरी डिटेल आपको विस्तार से समझाते हैं। कुछ दिनों पहले ही यूएवी की तस्वीरों से सुरक्षा बलों को यह इनपुट मिला था कि बीजापुर जिले में सुकमा जिले की सीमा से लगती हुई जगह पर भारी संख्या में नक्सली इकट्ठा हुए हैं। छत्तीसगढ़ के अंदर इस इलाके में पुलिस और सुरक्षा बलों को खुफिया एजेंसियों से यह इनपुट मिला कि नक्सली जवानों पर एक बहुत बड़ा हमला करने की प्लानिंग कर रहे हैं। किसी भी तरह के हमले से पहले सुरक्षा बलों ने प्लान बनाया कि नक्सलियों पर एक्शन की कार्रवाई पहले ही कर दी जाए। नक्सलियों पर एक्शन का दिन 3 अप्रैल का तय किया गया। 3 अप्रैल के दिन सीआरपीएफ की बटालियन, डीआरजी यानी डिस्ट्रिक्ट रिजर्व ग्रुप,
कोबरा बटालियन और एसटीएफ के करीब 700 जवानों ने छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों पर एक्शन लेने के लिए रुख किया। ये पूरा इलाका घने जंगलों से घिरा हुआ है। ऐसे ही खतरनाक इलाके से सुरक्षा बलों की बख्तरबंद गाड़ियां निकली। बीजापुर जिले में एंट्री करने के बाद जौना घोड़ा की पहाड़ियां आई। इन पहाड़ियों और घने जंगलों वाले रास्तों पर सुरक्षा बलों की बख्तरबंद गाड़ियां आगे बढ़ती गईं। दरअसल सैकड़ों की संख्या में जवान ऐसे ही घने जंगलों के रास्ते से निकले, लेकिन बाद में उन्हें अपने बख्तरबंद वाहन से उतरना पड़ा क्योंकि रास्ता खराब था। सुरक्षा बल पैदल ही उस गांव तक पहुंचे जहां पर नक्सलियों ने अपना ठिकाना बना रखा था। लेकिन गांव के अंदर सैकड़ों की संख्या में नक्सलियों ने करीब 700 जवानों को यू शेप में घेर लिया। नक्सलियों ने रॉकेट लॉन्चर और हैंड ग्रेनेड से जवानों पर हमला कर दिया। सुरक्षा बलों ने भी नक्सलियों पर फायरिंग की, जिसमें बड़ी संख्या में नक्सली मारे गए। नक्सलियों ने अपने साथी नक्सलियों की सभी लाशों को 2 से 3 ट्रैक्टर्स में भरकर घटनास्थल से हटा दिया है। घटनास्थल पर छानबीन के दौरान सुरक्षा बलों को बाद में सिर्फ एक महिला नक्सली की बॉडी को ही रिकवर किया। यह बड़ा एक्शन नक्सलियों के गढ़ में किया जाना था, इसलिए 700 जवानों के बैकअप के लिए सुरक्षा बलों के 2000 से ज्यादा जवानों को और भी तैनात किया गया था। बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों पर हमले की यह पूरी प्लानिंग इलाके के सबसे खूंखार नक्सल कमांडर हिडमा ने बनाई थी। हमला पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी ने किया था। नक्सलियों की प्लानिंग इतनी जबरदस्त थी कि नक्सलियों की जिस टुकड़ी ने जवानों पर हमला किया उसको बैकअप देने के लिए भी नक्सली टुकड़ियां तैनात की गई थी। दोबारा सुरक्षा बल नक्सलियों के इलाके में पलटवार कर पाते उससे पहले ही नक्सली बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों के हथियार लेकर फरार हो गए। लेकिन बताया यह भी जा रहा है कि इस कार्रवाई में नक्सलियों को भी जबरदस्त चोट पहुंची है। उनके कोर एरिया में जाने के लिए शो काउंट को सेफ लगाने के लिए कल आफ्टरनून में करीब 11 साढ़े 11 बजे दोनों पार्टी नक्सली और सुरक्षा बलों में, जिसके अंदर सीआरपीएफ, कोबरा, एसटीएफ, डीआरजी और सीएफ के जवान थे, दोनों तरफ से 4 घंटे की मुठभेड़ जो चली करीब 11:30 बजे से लेकर 3:30 बजे। इस मुठभेड़ के अंदर काफ़ी नक्सलियों के हताहत होने की खबर है, क्योंकि जो गोपनीय जानकारी मिल रही थी और सूत्र बता रहे थे करीब 3 या 4 ट्रैक्टरों से जो घायल और मृत नक्सली हैं उनको वहाँ से ट्रांसपोर्ट किया गया। उनको अभी वॉच कर रहे हैं हम लोग। दरअसल नक्सलियों ने यह हमला क्यों किया, इसके पीछे भी एक खास वजह है। नक्सलियों की तरफ से सरकार को वार्ता की पेशकश की गई थी। नक्सलियों ने वार्ता से पहले सरकार के सामने कुछ शर्तें भी रखी थी, जिसमें खूंखार नक्सलियों को रिहा कर देने की मांग भी थी। जब सरकार ने नक्सलियों की इन मांगों को ठुकरा दिया, तब नक्सलियों ने जवानों पर अटैक करने का प्लान बनाया। 3 अप्रैल के पहले 23 मार्च को भी नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर एक सफल हमला किया। 23 मार्च को नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया था, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए। बीजापुर में हुए नक्सल अटैक में जवान भोसाराम कटरानी, दीपक भारद्वाज, किशोर एंड्रीक, नारायण सोढ़ी, आर रमेश, रमेश कुमार, सनकू राम सोढ़ी और आर सुभाष नायक समेत 20 से ज्यादा जवान शहीद हो गए। और आज जो सुबह हमने अर्ली मॉर्निंग ऑपरेशन लॉन्च किया, रेस्क्यू ऑपरेशन, तो उसके अंदर ऐसा जानकारी मिल रही है कि जो 21 मिसिंग थे, जिसके अंदर कोबरा, एसटीएफ और डीआरजी के जवान थे, 21 में से बॉडी 20 की जो वाटर ग्रेनेड्स है वो लोकेट हो गए हैं। अभी भारतीय वायुसेना और केंद्रीय एजेंसियों और सीआरपीएफ के जो वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं, सभी से समन्वय स्थापित करके उनके वाटर ग्रेनेड्स को वहाँ से इवैक्यूएट कराया जा रहा है। फिर आगे की कार्रवाई होगी। अभी तक जो प्राथमिक जानकारी मिला उसी अनुसार हमारा 7 AK-47 और 1 LMG
और 2 SLR ये वेपन्स अभी हम रिकवर नहीं कर पाए थे और जो फील्ड का आसूचना भी मिला है और आसपास क्षेत्र की जो जनता द्वारा भी जो ये खबर को पुष्टि की जा रही है। लगभग 3 या 4 ट्रैक्टर्स में जो कल घटना के पश्चात शाम होने के बाद फिर हमारा जो टीम्स जो रिट्रीट किया और उसके पश्चात उनका घायलों का और डेड जो माओवादी का डेड बॉडीज़ को ले जा रहे हैं, उसका और भी तस्दीक की जा रही है, उसका नाम वगैरह भी अभी प्राप्त की जा रही है। देश की सुरक्षा में लगे बहादुर जवानों के मजबूत कंधों पर देश की सुरक्षा का बोझ कभी भारी नहीं होता, लेकिन अपने ही साथी जवान की अंतिम विदाई देना आसान नहीं होता। सुरक्षा बलों ने शहीद हुए अपने साथियों को अंतिम विदाई दी। 30 से ज्यादा जवान घायल हैं, जिन्हें रायपुर के अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया जा रहा है। जहां तक आंकड़े का सवाल है, मैं अभी कुछ कहना नहीं चाहता क्योंकि अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है, मगर दोनों ओर का नुकसान हुआ है। हमारे जवान शहीद हुए हैं। मैं उन सभी जवानों को श्रद्धांजलि भी देता हूं और उनके परिवारजनों को और देश को इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जवानों ने अपना खून जो देश के लिए बहाया है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारी लड़ाई और मजबूती के साथ और मक्कमता के साथ और तीव्रता के साथ इन नक्सलियों के खिलाफ चालू रहेगी और हम इसको परिणाम तक ले जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए ट्वीट किया। प्रधानमंत्री ने लिखा है कि मेरी संवेदनाएं छत्तीसगढ़ में माओवादियों से लड़ते हुए शहीद हुए जवानों के परिवारों के साथ है। वीर शहीदों की कुर्बानियों को कभी नहीं भुलाया जाएगा। घायल जवानों के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना है। गृह मंत्री अमित शाह ने इस हमले को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से बात भी की है। नक्सली हमले के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने अपना असम का दौरा रद्द किया और वापस दिल्ली लौटे। दिल्ली लौटते ही अमित शाह ने अपने आवास पर एक हाई लेवल मीटिंग की। इस मीटिंग में गृह सचिव, आईबी चीफ, सीआरपीएफ के स्पेशल डीजी के साथ साथ गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। ये बैठक 1 घंटे से ज्यादा देर तक चली और इस मीटिंग में नक्सलियों से निपटने को लेकर रणनीति बनी। लेकिन इस हमले पर जमकर राजनीति शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता रमन सिंह ने भूपेश बघेल पर निशाना साधा है और जवानों की शहादत को लेकर छत्तीसगढ़ की सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। जो लगातार छत्तीसगढ़ में इस प्रकार की नक्सली घटना हो रही है, लगातार इस हमले में हमारे जवान की शहादत हो रही है, मगर छत्तीसगढ़ पुलिस हाथ में हाथ धर के बैठी है। न कोई कार्य योजना, न कोई चर्चा, न किसी प्रकार के गंभीर कदम उठाए गए हैं। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के लिए चिंता का विषय है। सरकार अब भी सचेत हो जाए, हमारे जवानों की शहादत से प्रेरणा लेके कम से कम अब कोई ठोस कार्रवाई आगे करे। दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी एक ट्वीट करके केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। सुरजेवाला ने अपने ट्वीट में लिखा कि अफसोस की बात है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह चुनाव प्रचार में बिजी हैं। नक्सलवाद को खत्म करने के लिए टीवी पर घोषणाएं ही पर्याप्त नहीं हैं। एक निर्णायक रणनीति और खाका बनाए जाने की जरूरत है। यानी बीजेपी और कांग्रेस के बीच वार पलटवार और आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि यह सुकमा का पूरा इलाका देश में नक्सलियों का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है। हमारे संवाददाता अनुराग अमिताभ ने खुद छत्तीसगढ़ के सुकमा में जाकर मौत के इन घने जंगलों की तस्वीर देखी। नक्सली जो समाज के दुश्मन है, जो जान लेते हैं और सड़कों का निर्माण नहीं होने देते, बिजली, पानी, सड़क, बिजली, तमाम जैसी जो सुविधाएं हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, वो नहीं पहुंच पाती है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, हम निकल चुके हैं बस्तर से और दंतेवाड़ा होते हुए हम सुकमा जाएंगे। सबसे खतरनाक नक्सली इलाकों में से एक है देश का ये। तमाम बड़ी बड़ी घटनाएं जो हुई हैं, सैकड़ों की संख्या में नक्सली मारे नक्सलियों के चलते आम जनता और सिक्योरिटी पर्सनल मारे जा चुके हैं। विकास न होना और बेरोजगारी इस पूरे इलाके की सबसे बड़ी समस्या है। सरकार चाहती है कि यहाँ पर सड़कें बने, रोजगार पैदा हो, लेकिन नक्सलियों ने यहाँ विकास के कामों पर रोक लगाने की कोशिश की है। यहाँ पर एक सड़क बनाने का काम भी बंदूकों के साए में किया जाता है।
और इंडिया टीवी की टीम इस वक्त जहां पहुंची है देश की और सबसे खतरनाक खूनी सड़कों में से एक, जो दोरनापाल से जगरगुंडा की सड़क को जोड़ती है। और तस्वीरों में आपको एक्सक्लूसिवली दिखाई देगा कि किस तरीके से तमाम जो लोग हैं पिछले 40 सालों से जो सड़क नहीं बन पाई है उसे बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। और तमाम जो सुरक्षा बल है यहाँ पर मौजूद है। दरअसल बेहद जरूरी इसलिए हो जाती है ये सड़क क्योंकि ये 3 जगह से जोड़ती है। दंतेवाड़ा का जो अरण्यपुर है और जो सुकमा से जुड़ने वाला ये जो जगह है जगरकुंडा, 3 जगह से सड़क जोड़ती है। कुल मिलाकर जब तक इस पूरे इलाके में विकास नहीं पहुंचेगा, नक्सलियों का प्रभाव कम नहीं होगा। इसीलिए सरकार नक्सल प्रभावित इलाकों को विकास की मुख्यधारा में जोड़ने के काम में लगी हुई है। महाराष्ट्र में वीकेंड लॉकडाउन क्यों लगाना पड़ा है? मुंबई से आई आज की कोरोना रिपोर्ट से आपको वहां के हालात का अंदाजा होगा। बताएंगे आपको इस ब्रेक के बाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।